नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी 999 न्यूज और मैं हूं विद्या आज़ाद। मैं इस समय मौजूद हूं जनपद गाजीपुर में। यहां आज़ाद समाज पार्टी के वाराणसी मंडल के मंडल अध्यक्ष गोरखनाथ बौद्ध जी मौजूद हैं। मेरा नाम गोरखनाथ बौद्ध है और मैं आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का मंडल अध्यक्ष हूँ वाराणसी का। वर्गीकरण पर मैं कुछ सवाल, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरक्षण वर्गीकरण का जो मामला इस समय बहुत ही तेज़ी से लोगों तक पहुँच रहा है जी, और इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अंग्रेज तो चले गए, लेकिन आज भी हम लोगों के बीच अंग्रेजों की नीतियों को लेके लोग उपस्थित हैं, जो उसका प्रयोग कर करके लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। उनकी नीतियाँ, जो अंग्रेजों की नीतियाँ थी कि फूट डालो राज करो, आज भी उसी बेस पे लोग काम कर रहे हैं और फूट डालकर राज में रहना चाह रहे हैं और लोगों को बरगलाकर एकजुट नहीं होना देना चाहते हैं। अभी 11 तारीख को आपका कार्यक्रम था दिल्ली में। जी जी, लाखों आपके कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। इसका मूल मकसद क्या था? देखिए, जो 11 तारीख का विरोध प्रदर्शन था, महारैली थी, इसका जो मुख्य मुद्दा यही था कि जो वर्गीकरण जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश आया कि नहीं, वर्गीकरण में भागीदारी मिलनी चाहिए। जो पिछड़ी जातियों में भी जो पीछे रह गई हैं उनको भागीदारी मिलनी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये भागीदारी का जो तरीका है एक सरासर गलत है। इसलिए हमारी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पे लगातार ये विरोध चल रहा है। हमारा 3 चरणों में ये विरोध प्रदर्शन था। पहला चरण 21 तारीख को था, दूसरा चरण 11 तारीख को था। अभी तीसरे चरण की घोषणा नहीं हुई है। लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी लगे हुए हैं कि अगर इन नीतियों को अगर लागू किया गया तो हम संसद से सड़क तक रोड पे उतरेंगे। और मैं इन नीतियों का समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि जो 11 तारीख का, जैसा आपने पूछा, मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि 11 तारीख वाले में जो पहला मुद्दा हम लोगों का था जी, वो ये मुद्दा था कि एससी एसटी को 5%, ओबीसी को 10%, जो वंचित जातियां जी, आरक्षण में तो हैं लेकिन आज भी वंचित जातियां हैं एससी एसटी ओबीसी में, उन जातियों को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, जैसे ईडब्ल्यूएस के तहत सवर्णों को आरक्षण मिला। यानी आपको 10% एक्स्ट्रा आरक्षण आपको भी चाहिए जी, जैसे उनको 10% एक्स्ट्रा आरक्षण दिया गया, उस तरीके से ओबीसी को 10% और एससी एसटी को 5%, जो वंचित जाति हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों का ये पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि यह जाति जनगणना कराएं और उसके आधार पे आरक्षण का बंटवारा करें, क्योंकि जो एससी एसटी और ओबीसी और जो माइनॉरिटी की जितनी जातियां हैं उनकी संख्या बहुसंख्यक है और उनको जो आरक्षण मिल रहा है वो अल्पसंख्यक की तरह आरक्षण मिल रहा है। तो इस पे जातिवार जनगणना कराएं, उसके हिसाब से आप भागीदारी दें, क्योंकि मान्यवर साहब ने भी कहा जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इस पे भी लगातार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो हमारा तीसरा मुद्दा था कि वर्तमान की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आप देख रहे होंगे लगातार यह सरकार लगातार सारे जो जितने सिस्टम हैं इस देश के, जितने भी संस्थाएं हैं, सभी संस्थाओं को प्राइवेट कर रही है, उनका निजीकरण कर रही है, तमाम संविधान में संशोधन कर रही है, विधेयक पारित कर रही है, क्योंकि भाई पूर्ण बहुमत की सरकार है, मनमानी लगातार कर रही है। भाई, सरकार की नीति है कि यदि प्राइवेटाइजेशन किया गया तो शिक्षा नीति आगे बढ़ेगी, क्या सही है? देखिए, वही मैं बता रहा हूँ कि ये सरकार सोच रही है कि सारे सिस्टम को हम प्राइवेट कर दें। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम की ये मांग है जी कि आप प्राइवेट करो, लेकिन वहाँ हमको आरक्षण मिलना चाहिए। निजीकरण में भी हमको आरक्षण मिलना चाहिए। ये कई ऐसे मुद्दे उस 21 तारीख और 11 तारीख के धरने में विरोध प्रदर्शन में रखा गया था। जो वहाँ पे आपने स्टेडियम का नज़ारा देखा होगा, स्टेडियम में
पैर रखने तक की जगह नहीं थी, और जितने लोग स्टेडियम में थे उसके लगभग 5 से 7 गुना लोग बाहर थे। तमाम मीडिया के साथी उस चीज़ को प्रोटेस्ट को दिखा रहे थे, आप पूरा देश देखा है। सर एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगा, जैसा कि अभी उपचुनाव होने वाले हैं, जी जी उपचुनाव में क्या रणनीति बन रही है? क्या आप उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है कि जो 10 सीटें उत्तर प्रदेश में खाली हुई हैं, इन सभी 10 सीटों पे हम लोग उपचुनाव लड़ेंगे, और पूरे जोर शोर के साथ हमारे जो भी सीनियर कार्यकर्ता हैं, सीनियर लीडर हैं, सब लोग लगे हुए हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खुद लगातार वाच कर रहे हैं। लगातार वहाँ जिन जिन विधानसभाओं में सीटें खाली, वहाँ उन्होंने चुनाव अधिकारी जो पार्टी की तरफ से बनाया जाता है, उनको बना के लगातार काम किया जा रहा है, ताकि हम वहाँ लड़ाई में रहें, हम जीतें उन सीटों को। सर एक चीज़, अभी आने वाले समय में 5 राज्यों का चुनाव होने जा रहा है, क्या अन्य राज्यों में भी आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? जी बिल्कुल, आपने अभी देखा होगा कि हरियाणा में भी हमारा गठबंधन हुआ है, जहां हम लोग 30 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी का यह जो कारमा है, बहुजन समाज का कारमा, उसको केवल उत्तर प्रदेश में वह सीमित नहीं रखना चाह रहे हैं। उनका यह है कि बहुजन समाज की सरकार बने, और बहुजन समाज की सरकार तब बनेगी जब हम सभी प्रांतों से अपने विधायक, अपने सांसद जिताएंगे, तब जाके हम संसद में और विधानसभाओं में लगातार इस बहुजन समाज के लिए काम करेंगे, इनके उत्थान की बात करेंगे, इनके साथ जो भी अन्याय हो रहा है इनके अधिकार की बात करेंगे, इनके और अधिकार की बात करेंगे। सर अभी तक हम तमाम पार्टियों को देख रहे हैं, जैसे कि सारे लोग कुछ बहुजन से टूट के गए हैं, कुछ बीएसपी से टूट के गए हैं, ये सारे लोग अलग अलग पार्टी बना के चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इस स्थिति में आप दिल्ली का सफ़र तय कर पाएंगे? देखिए, आपका सवाल बहुत बढ़िया है कि तमाम लोग टूट रहे हैं, लेकिन टूटने के साथ साथ जो जनता है, जी, जनता को स्वयं सोचना होगा कि हमारे हित में कौन काम कर रहा है, कौन हमारे हित में काम कर रहा है, कौन हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, कौन हमारे हक की लड़ाई लड़ रहा है, कौन हमारे मान स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। इन सारे बिंदुओं को देखकर वो स्वयं नेता का चयन करेगी जनता, और जब जिस दिन जनता जग गई, उस दिन जो सही नेता होगा उसके साथ हो गई, तो ये जो बाजार लगाए हैं लोग, सबकी बाजार, सबकी दुकान बंद हो जाएगी। बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी एक छत के नीचे आ रहे हैं, क्या सही है? देखिए, इसके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, इन्होंने लगातार प्रयास किया जी, और वो चाहे फ़ोन के माध्यम से हो, चाहे लेटर के माध्यम से हो, जैसा हम लोगों को भी सूचना लगातार मिलती रहती है, इन्होंने बहुत बार प्रयास किया, और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी इन्होंने कहा कि आप मिलवा दो, मैं मिलने के लिए तैयार हूँ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा। तो ये तो हर तरीके से तैयार हैं। तो अगर सामने से ऐसा अगर होता है तो क्यों, बिल्कुल मिलकर लड़ेंगे चुनाव। संगठन बना, हमेशा आपने यही कहा कि मुझे पार्टी की आवश्यकता नहीं होगी, हम संगठन बनाए हैं, संगठन का ही काम करेंगे, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी का है, क्या स्थिति आई कि आपको उस संगठन को पार्टी का रूप देना पड़ा? आपका सवाल बहुत बेहतर है, और इस सवाल के लिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। जैसा आपने सुना होगा, जाना होगा कि भीम आर्मी का गठन 21 जुलाई 2015 को हुआ, और तब से भीम आर्मी लगातार शोषण के खिलाफ लगातार लड़ती रही, और भीम आर्मी की पहचान केवल अपनी लड़ाई से हुई, आज पूरा देश जान रहा है। और ऐसे में ये बातें ज़रूर हुई कि हम केवल सामाजिक संगठन ही चलाएंगे, हम पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन दुख इस बात का हुआ कि इस बहुजन समाज की जितनी भी पार्टियां हैं जी, ये बहुजन समाज की पार्टियों ने 1% भी समर्थन नहीं दिया। अगर ये लोग समर्थन दिए होते तो आज ये स्थितियां नहीं होती, पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा कि यही चंद्रशेखर आज़ाद जी जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
इनको ज़बरदस्ती जेलों में ठूसा जा रहा था, इनके ऊपर 3rd डिग्री का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन कोई बहुजन समाज की कोई भी पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं थी। और जिस दिन इन्होंने पार्टी बनाया उस दिन यही प्रशासन के लोग, यही बीजेपी के लोग इनसे दूरी बना लिए, और तब से इनके चाहे कार्यक्रम कहीं हो कोई बाधा नहीं है, इनका कोई भी आंदोलन हो कोई बाधा नहीं है। तो ये सारे मुद्दों को देखते हुए, इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हुए पार्टी बनाने की ज़रूरत पड़ी कि हम जब तक राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे हमें ये डबल इंजन की सरकार चलने नहीं देगी। तब जाके पार्टी का गठन हुआ। जैसा कि आपने अभी देखा गोरखनाथ बौद्ध जी को, इन्होंने बताया कि हमारी पार्टी किस बेस पे काम कर रही है, किस सिस्टम से काम कर रही है। हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद। बने रहें भारत टीवी 999 न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली खबर में।